आप सभी का विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 10 की विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका हमने वन शॉट वीडियो पहले बना दिया था। वन शॉट क्लास यानी 30 मिनट के अंदर हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया था। इसके अलावा अब हमने सारे छोटे छोटे जो आपके टॉपिक्स है, जो आपकी ऑन डिमांड के ऊपर जो टॉपिक्स आए हैं, तो हमने पूरे चैप्टर को 8 से 10 भागों में हमने आपके लिए डिवाइड कर दिया गया। तो चैप्टर नंबर 1 का आज हम पढ़ेंगे भाग नंबर 2। देखिए, आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट तैयार की है हमने। इसमें आपको कक्षा 10 विज्ञान विषय का संपूर्ण कोर्स दिया गया, बिल्कुल कंप्लीटली आपको फ्री दिया गया हमारे विज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कतें आती है फिजिक्स के चैप्टर में। तो फिजिक्स के चैप्टर आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से छोटे छोटे भाग में वहां पर समझाए गए हैं। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो लिंक उसका आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक जो समीकरण होते हैं उन्हें हम संतुलित कैसे करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में हमेशा बच्चों को कुछ ना कुछ डाउट रहता है, और इसका 101% क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आता है और आता रहेगा। तो देखिए, चलिए हम आगे चलते हैं। देखो, ध्यान से समझो चीज का। देखो, किसी भी चीज को यार अपन जब करते हैं ना, तो करने से पहले क्या करता है, कोई ना कुछ उसका महत्व होता है। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हो बच्चों, तो आप पढ़ क्यों रहे हो? अपना करियर बनाने के लिए। आगे चल के आपको नौकरी, पैसा, छोकरी सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। तो इन्हीं चीजों के लिए जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनको संतुलित करने का भी एक महत्व होता है। कैसे होता है यार, मैं बताऊं आपको। जैसे मान लीजिए, आप घर से गए, ठीक है, आप घर से गए और घर वालों ने आपको 10 किलो का, मान लीजिए, आपको गेहूं दिया और बोला कि जा दुकान पे इसको पिसा कर लिया। तो आपने क्या किया, 10 किलो का गेहूं लिया, आटा चक्की पे गए, उसने पीस के आपको 10 किलो वापस से दे दिया। क्या कभी ऐसा हुआ कि घर से हम 10 किलो लेकर गए थे भैया, घर से हम भैया 10 किलोग्राम लेके गए थे, और जब हमारा उत्पाद बना यानी जब उसका आटा बना, तो हम वहां से 5 किलो वापस लेकर आ गए? क्या कैसा भी हुआ क्या? नहीं होता है। अगर 5 किलो हो जाएगा तो मम्मी इतनी पिटाई करेगी कि तुम्हारी लाल कर देगी। समझ गए ना? तो यानी कि आप 10 किलो घर से लेके गए तो आपको रिजल्ट भी भैया 10 किलो मिलना चाहिए। तो बच्चों, जो तीर के निशान से इधर होता है उसे हम कहते हैं भैया अभिकारक। उसे क्या कहते हैं सर? हम यहाँ पर इसको अभिकारक कहते हैं। और तीर के निशान से आगे की तरफ जो आता है उसे सर हम कहते हैं प्रोडक्ट का उत्पाद। ठीक है, क्या कहते हैं भैया हम उसको उसको हम कहते हैं यहाँ पर उत्पाद कहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब ये समीकरणों को हमें संतुलित करना, चाहे आप लोग अपने जीवन की बात करें या रासायनिक समीकरणों की बात करें, हर जगह भैया संतुलन बहुत जरूरी होता है। प्रत्येक जगह भैया हमें संतुलन बनाना जरूरी होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। देखो, जैसा कि आप लोगों ने कक्षा 9 के अंदर नियम पढ़ा होगा जिसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें यह कहता है कि द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है। यानी कि जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक का मतलब जो तीर के निशान से इधर आते हैं, जैसे मान लो हमारा गेहूं है, वो हमारा अभिकारक है, और उत्पाद हमारा आटा है, तो उनका द्रव्यमान भी आपका बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर होगी ये बातें? अब समीकरणों को संतुलित करने के लिए हम देखेंगे भैया यहाँ पर परमाणुओं की संख्या। जो आपको समीकरण दिया जाएगा उसमें आपको लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों तरफ आपको जो परमाणु है उनकी संख्या को गिनना है कि अगर मान लो इधर 5 है तो इधर भी 5 होने चाहिए, इधर 10 है तो इधर भी 10 होने चाहिए। ठीक है, जो हमें जो खाली खोखा मिलता है, खोखा, जिसे को अपन बोलते हैं भैया कंकाली समीकरण। ध्यान रखना, कंकाली समीकरण ये होता है जो समीकरण बैलेंस नहीं होता है उसे भैया हम कंकाली समीकरण कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं हम। ओके, देखिए, जैसा कि एक हमारे पास में से समीकरण आया है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, और जिससे क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बना। जैसा कि हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि समीकरण की जरूरत क्यों पड़ती है। समीकरण की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बड़ी बड़ी जो चीजें होती हैं उनको शॉर्ट में लिख सकते हैं अपन। इतनी राम कहानी है उसको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमने बोला कि हमने जिंक लिया, उसकी सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाई, जिससे हमें जिंक सल्फेट बना, हमें हाइड्रोजन मिला। ये इतनी राम कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा आपने सीधा सीधा डायरेक्ट लिख दिया, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब इसे हम समीकरण के तौर पर कैसे लिखेंगे? जिंक को भैया हम लिखेंगे यहाँ पर Zn, ये इसका सिंबल होता है, ये इसके प्रतीक होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, जिंक सल्फेट का सूत्र होता है Zn SO4, और हाइड्रोजन का होता है सर H2 होता है।
अब ये कैसे बने हैं वो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, जब आपको अभिक्रियाओं के आगे हम आपको प्रकार बताने वाले हैं, उसमें भैया हम इनको अच्छे से समझने वाले हैं बच्चों। अब देखो यार, पहले तो आप लोग ये देखिए सर, या क्या ये समीकरण संतुलित है या नहीं। सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि सर ये समीकरण संतुलित है या नहीं, तो उसके लिए हमारे को एक टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए भैया हमारे को एक टेबल बनानी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे हमारे तत्व या हमारे जो परमाणु के नाम में लिखेंगे। तो इस समीकरण में कितने परमाणु, जैसे जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन, इन चार के अलावा और कोई यहाँ पर तत्व नहीं दिया गया। अब देखो, एक तरफ तो हम लिखेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, यानी तीर के निशान से लेफ्ट में, और एक उत्पाद जैसा मैंने आपको भी बताया उसको हम बोलेंगे भैया RHS यानी राइट हैंड साइड। तो दोनों अपन देखेंगे। सबसे पहले हम देखो, एक बार मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है, ओके, तो ताकि तुमको यार समझने में सुविधा हो जाएगी। अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो यार इसको वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हो तुम लोग। ठीक है, देखिए अब देखो इसको समीकरण को ध्यान से देखो सर, जेड आंसर, इधर जिंक कितने हैं भैया, एक है, इधर जिंक कितना है सर, एक है, ओके सर, दोनों तरफ एक एक है। चलिए सर आगे क्या है, हाइड्रोजन सर, हाइड्रोजन देखो भैया कितने हैं यहाँ पर सर, दो है, इधर भी कितने हैं सर, दो है, दो ही हाइड्रोजन इधर है, दो ही हाइड्रोजन इधर है, ओके सर। आगे हम देखेंगे भैया सल्फर, तो सल्फर देखो इधर कितना है सर, यहाँ पर एक है, तो इधर भी सर कितना है यहाँ पर सर, एक है, तो भैया इधर भी एक है, तो इधर भी एक है। बात करते हैं हमारे पास में सर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन भैया इधर चार है, तो इधर भी चार कर दिया हमने, इधर चार है तो इधर भी हमने क्या कर दिया सर, इसको चार कर दिया। यार हमने क्या बोला था, समीकरण अगर संतुलित होता है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जो एलिमेंट की जो संख्या होती है, जो हमारे परमाणु की संख्या होती है, वो समान होती है। इसका मतलब सर हमारे इस समीकरण के अंदर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में परमाणु की संख्या समान है, इसलिए भैया इस समीकरण को हम कहेंगे कि सर ये पहले से ही संतुलित समीकरण है। तो यार सर आपने ये एग्जांपल तो हमें बता दिया कि सर ये समीकरण संतुलित है, कोई ऐसा एग्जांपल बताओ ना जिसको हम खुद करें। यहाँ पर करना चाहते हो तो लीजिए भैया, ये लो। देखिए एक आपको उदाहरण दिया गया बच्चों, आपके पास में Fe+H2O जिससे Fe3O4+H2 बन रहा है, यानी कि हमारा आयरन का ऑक्साइड बन रहा है। अब आप लोग देखिए क्या ये समीकरण संतुलित है क्या, है क्या। देखो सर इधर Fe कितना, एक है, इधर तीन, नहीं है भैया। तो अब इसके लिए हमें लगभग इसको बेहतरीन ढंग से लिखने के लिए भैया हमें 7 चरणों की आवश्यकता, कितने चरणों की कालिया, 7 चरणों की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। उन 7 चरणों को समाप्त होने के बाद में ही इस समीकरण को हम संतुलित रूप से लिख सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं यार इसको स्टार्ट, फटाफट करते हैं पहला चरण। देखिए पहला चरण में ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो भी आपको समीकरण दे रखा है उसको आपको बॉक्स में रख देना। जैसे आपने देखा इधर इधर सर आपने यहाँ पर बॉक्स में इसको एक्सप्लेन कर दिया, बस। अब देखो सर, अब हमने क्या बोला था बाबू आपको कि हमें एक टेबल बनानी है। पहले आपको तत्व लिखना है सर, यहाँ पर Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, कॉपी पेन उठाइए और लिखिए। एक तरफ हम लिखिए लेफ्ट हैंड में परमाणु की संख्या, और इधर राइट हैंड में। लेफ्ट हैंड में कौन होते हैं सर, अभिकारक होते हैं, राइट हैंड में कौन होते हैं सर, उत्पाद होते हैं। ठीक है, यानी इधर अपना गेहूं है, उधर अपना आटा है। तो देखो Fe इधर कितना है सर, यहाँ पर एक है, तो हमने सर यहाँ पर एक लिख दिया। यहाँ पर देखो कितने भैया, यहाँ पर सर तीन है, तो भैया आपकी बार हमें इधर तीन लिखना पड़ेगा। आगे सर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इधर कितने हैं, यहाँ पर दो है, तो सर हमने इधर दो लिख दिए, और इधर भी कितने हैं सर, दो है, तो सर इधर भी हमने दो लिख दिए। ओके सर, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की बात कर सर, ऑक्सीजन भैया इधर एक है, तो इधर कितने हैं सर, चार हैं। ध्यान रखना बच्चों, अगर एक भी किसी तत्व की संख्या अगर गड़बड़ होती है तो वह समीकरण हमारा असंतुलित समीकरण कहलाता है। उसे हम संतुलित समीकरण नहीं कहते हैं, वह भैया हमारा असंतुलित समीकरण होता है। क्लियर है, चलिए सर, तो अब हमने सर दो चरण कर लिए, सर तीसरा चरण करते हैं। देखो ये हमारा समीकरण था, जैसा कि अभी आपने देखा भी था कि सर ये हमारा समीकरण है Fe+H2 और Fe3O4+H2, सेम हमारा समीकरण। अब हम क्या करेंगे सर, इसको सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम उस समूह का चुनाव करेंगे। दोनों तरफ हम सर उस समूह का चुनाव करेंगे जहां पर परमाणु की संख्या ज्यादा। जैसे इधर की बात करूं तो इधर सर H2O के अंदर परमाणु की संख्या ज्यादा, कितनी है सर, यहाँ पर तीन है, दोनों में तीन है, इधर तो अकेला है, इधर सर तीन है। इधर बात करूं सर Fe3O4, इधर कितने सर, तीन है, चार, सात है। सर दोनों को ले लिया। अब इन दोनों में आपको देखो, अब ध्यान से सुन लेना बच्चों, अगर एक बार समझ में आए तो क्लास को दोबारा देख लेना। अब दोनों में आपको उस परमाणु को पकड़ना है जिसकी खुद की संख्या ज्यादा हो। तो यार खुद देखो तुम लोग, यहाँ पर इधर देखो सबसे ज्यादा संख्या किसकी, इस तरह यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है भैया, यहाँ पर चार है। तो देखो एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, जैसे चलो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ एक बार फिर से। देखो सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करेंगे।
सुविधा के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले वो किसी को कर लो, लेकिन हम सुविधा के लिए हम सर पहले जिसमें ज्यादा परमाणु है ना उस यौगिक को सबसे पहले अपन यहाँ पर पकड़ने वाले, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद हो। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए, जिसमें से सबसे ज्यादा परमाणु मौजूद हो उसको सर अपने को चुनना है। इस आधार पर हम Fe3O4 और ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं, क्योंकि Fe3O4 में सर ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर सर्वाधिक होती है। और दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर केवल एक ही है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। ओके, आपको बायां दाएं का चक्कर में नहीं फंसना कि यार पता नहीं सर मेरा बायां है या आपका दायां, सीधा सीधा अपने टेबल में देखो यार। देखो सर यहाँ पर H2O और यहाँ पर Fe3O4। अब सर यहाँ पर ऑक्सीजन सर एक ही है, तो मैंने क्या किया, संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन पकड़ा, तो सर ऑक्सीजन मेरे पास में यहाँ पर एक है, इधर कितने सर यहाँ पर 4 है, तो मैं दोनों में बराबर करने क्या करूंगा, 1 गुणा 4 कर दूंगा, यानी कि इस H2O के आगे भैया मैं यहाँ पर 4 लगा दूंगा। अब इसको लगाते क्या हो गया सर, यहाँ पर लगाते देखो ऑक्सीजन की संख्या भैया यहाँ पर समान हो गई। अब सर ऑक्सीजन की संख्या समान होगी, लेकिन बापना गड़बड़ हो गया, इधर हाइड्रोजन की संख्या भी गड़बड़ है और Fe की संख्या भी गड़बड़ है, तो सर इसको भी करते हैं। चलिए अगले चरण में चलते हैं सर। चौथे चरण में क्या करेंगे सर, चौथे चरण में अब हमारे को दिख रहा है सर आयरन की और हाइड्रोजन की परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। अब इन दोनों में यार किसी को एक को पकड़ लो सर, इन दोनों में आप किसी एक को पकड़ लो, ठीक है। जैसा कि हमने अभी देखा था, क्या देखा था सर, अभी हमने क्या देखा था कि सर जब मैंने उसके आगे सर मैंने 4 लगाया था, अभी मैंने ऑप्शन के आगे 4 लगाया था ना, तो सर वहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए थे, वहां पर सर 8 हो गए थे। अभी देखो ना यार, इधर देखो, ठीक है, इसके आगे मैं 4 लगा दूंगा इधर, तो देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8 हो गए, तो इधर 8 हो गए सर, लेकिन इधर तो 2 ही है ना, इधर उत्पाद में तो सर 2 ही है, सर उत्पाद में तो सर 2 ही है ना, याद है ना, तो इसको क्या करेंगे अपन 4 से गुणा करेंगे, 2 गुणा 4, यानी दोनों तरफ भैया हाइड्रोजन की संख्या भी यहाँ पर समान हो जाएगी। तो देखो इधर H2 है, H2 के आगे 4 लगा था, तो हमने हाइड्रोजन की संख्या इधर 8 है ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने इसके भी आगे सर 4 से गुना कर दिया, तो ये भी हो गया हमारा 8। तो सर देखो क्या क्या बैलेंस कर दिया हमने, ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया, लेकिन अभी तक सर आयरन बैलेंस नहीं है, अभी तक भैया आयरन बैलेंस नहीं है। तो आयरन के लिए हम क्या करेंगे, ये लो भैया सीधा फंडा अपना, देखो यार चलो इसी में समझा देता हूँ आपको। अब की बार तुम खुद देखो यार, इधर आयरन कितने हैं Fe सर, इधर 3 है और इधर कितना सर 1 है, तो यार इसको 3 से गुणा कर दो, काम खत्म। तो इस Fe के आगे क्या लगा दो भैया, यहाँ पर 3 लगा दो, लो सर हमने Fe के आगे 3 लगा दिया, और ये हमारा समीकरण अब बैलेंस हो गया है। चेक कैसे करेंगे, दोनों तरफ चेक कर लो, इधर सर Fe 3 है, इधर Fe 3 है, 3 है, ओके सर। इधर हाइड्रोजन कितने से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ओके सर। ऑक्सीजन इधर कितने से 4 है, इधर भी 4 है, लो भैया हमारा समीकरण भैया यहाँ पर संतुलित हो जाता है। इस प्रकार देख लीजिए आप लोग, इसको हमने भैया समीकरण को संतुलित कर दिया। अगर आपको पता नहीं है तो एक टेबल बनाइए, टेबल में एक तरफ आप लेफ्ट हैंड लिखिए, इधर राइट हैंड लिखिए, Fe लिखिए, H लिखिए, O लिखिए, इनकी संख्या लिखिए, आपको पता लग जाएगा। अब जैसे भैया हमने इस प्रकार से ये जो पूरी विधि है ना, इस पूरी विधि का नाम होता है हिट एंड ट्रायल विधि। ध्यान रखना, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हम हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ओके बच्चों, क्लियर है। अब क्या अभी तक यहाँ पर अपना काम हो गया क्या, नहीं सर। देखो आपने इसे समीकरण को तो बैलेंस कर दिया, लेकिन अभी तक हमारे को इसकी अवस्थाएं बतानी है, जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है या एक्वस है, ये 4 अवस्था होती है जो आपको वहां पर बतानी होती है। एक बात ध्यान रखना, ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा उसकी अवस्था लिखी जाए, अगर कोई खास जरूरत होती है तो ही वहां पर इनका लिखा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए Fe के नीचे अगर S लिखा है, यानी कि सॉलिड है, यानी कि ठोस है। गैस लिखा है, इसका मतलब ये पानी कैसा है सर, भाप के रूप में। ध्यान रखना इस बात का। सॉलिड यानी सर ये भी Fe3O4 सर ये सॉलिड है, इधर सर ये G का मतलब क्या है सर, गैस है। एक एक्वस भी होता है, AQ का मतलब होता है एक्वस, वो कब होता है सर, जब अभिकारक या उत्पाद जल के घोल में मौजूद। प्योर जलता वो अलग बात है, मैं क्या बोल रहा हूं, अभिकारक या उत्पाद अगर जल के घोल में हो तो उसे हम सर एक्वस कहते हैं। देखो सर, इनके अलावा सर हमारे पास भी कुछ कंपोनेंट्स और होते हैं, इनके अलावा बच्चों कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं जो भी हमें समीकरणों में दर्शाने पड़ते हैं, जैसे कि तापमान यानी कि टेम्परेचर। जैसे मान लो टेम्परेचर लिख दिया 100 डिग्री, 500 डिग्री, 1000 डिग्री, तो वो टेम्परेचर में तीर के निशान के ऊपर लिखना पड़ता। दाब, जैसे मान लो एक वायुमंडलीय दाब है 304, जैसे इधर लिख रहा है 304 ATM यानी कि एटमोस्फियर। उत्प्रेरक का मतलब, उत्प्रेरक का मतलब होता है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। जैसे मान लो तुम गली में जा रहे हो, तुम्हारे पीछे कुत्ता लग गया,
तो कुत्ता क्या तुम्हारे लिए उत पे रहेगा, तुम क्या करो धीरे धीरे जा रहे हो, अब की बार तेज भागो। तो ये सभी होते हैं भैया, इन सभी के द्वारा हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। ठीक है, तो ये जैसे हमारे को आप लोगों ने बायोलॉजी में खूब पढ़ी हुई अभिक्रिया, खूब पड़ेगी और इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और इसका अध्ययन अपन आने वाले बायोलॉजी के चैप्टर में करने वाला है। जब आपको प्रकाश संश्लेषण वगैरह बनाएंगे या खाना बनाना सिखाएंगे वहां पर पेड़ पौधों का, तो वहां पर भैया हम इनको करने वाले हैं। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको वीडियो पसंद आएगा, जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले भाग के अंदर। हमारे सपोर्ट के लिए आप लोग चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई सवाल चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले भाग के साथ।